नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के सचिन वाझे प्रकरण में घिर जाने के बाद अब उनके जो पार्टनर हैं कांग्रेस और एनसीपी, उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है और उन्हें ये लग रहा है कि ये सरकार शायद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। और यही वजह है कि अब शरद पवार ने तीसरे मोर्चे की एक मरी हुई उम्मीद को फिर से जगाने की बात कही है। ये बात बिल्कुल सही है कि शरद पवार अपने आप में एक ऐसे नेता हैं, अगर वो कोई एक मोर्चा बनाने की बात करते हैं तो लोग उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब इस समय जो स्थिति देश में बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश जिसमें ना कांग्रेस हो ना बीजेपी हो, ये बहुत ही टफ कॉल लग रहा है। और शरद पवार को अचानक इसकी ज़रूरत शायद इसलिए महसूस हो रही है कि उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने शिवसेना की सरकार को समर्थन देकर, जो कि उनकी वहाँ पर लोकल राइवल है महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई झगड़े बड़े आम बातें हैं। और पहले लोगों ने ये कहा था कि ये बिल्कुल अपवित्र गठबंधन है जो हुआ है, इसमें कांग्रेस भी मिल गई थी। तो शरद पवार अब लगातार ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की उम्मीद उन्हें नज़र आ रही है। वैसे अगर गैर एनडीए दलों और सभी निर्दलीय सांसदों को मिला लिया जाए तो लोकसभा में उनकी संख्या लगभग 150 के आसपास बैठती है, शायद 150 से कम ही बैठती है। और कांग्रेस को इसमें गिना नहीं जाता है, और अगर कांग्रेस को इसमें जोड़ दिया जाए तो भी यह 200 के आसपास ही पहुंचती है। ऐसे में शरद पवार तीसरे मोर्चे की कैसे कल्पना कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने से क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में घटा है, ये बात सब लोग जानते हैं। और आज डीएमके, तृणमूल, वाईएसआर तथा शिवसेना ही ऐसे दल हैं जिनकी लोकसभा में सम्मानजनक उपस्थिति है। तृणमूल की संख्या भी 2019 में 34 से घटकर 22 रह गई। डीएमके 24 सीटों के बाद कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि एक छोटा सा क्षेत्रीय दल तमिलनाडु का आज कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय दल कितने हावी हो गए हैं और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी कितनी वीक हुई है। वाईएसआर के पास 21 और शिवसेना के पास 18 सीटें हैं। तो फिलहाल एनसीपी नेता शरद पवार के प्रस्ताव पर ज़मीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, या लगता है कि ये किसी तरह से सक्सेस हो पाएगा नहीं, वो तो मुझे दोस्तों पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके अलावा गैर एनडीए दलों और निर्दलीय सांसदों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया कि मुश्किल से 150 है, तो शरद पवार फिर थर्ड फ्रंट बनाएंगे कैसे। और कुछ दलों की राज्यों में सरकारें हैं लेकिन लोकसभा में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, इनके सिर्फ एक सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कभी 40 सीटें लोकसभा में जिसकी हुआ करती थी, अब उसकी केवल 5 सीटें बाकी रह गई हैं। इसी प्रकार बसपा भी 10 सीटों पर सिमट चुकी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है लेकिन लोकसभा में उसकी कोई सीट नहीं है, कोई सांसद लोकसभा में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नहीं है। केरल में सरकार चलाने वाले माकपा के पास भी लोकसभा में केवल 3 सांसद हैं। इसके अलावा सभी वाम दलों का प्रतिनिधित्व अगर मिला लिया जाए तो टोटल 5 बैठता है। तो फिर शरद पवार कहाँ से ये जादूगरी अपना आंकड़ा लाएंगे। इसी प्रकार शिरोमणि अकाली दल, जेडीएस, तेलुगु देशम पार्टी, सभी पवार को अपनी पार्टी एनसीपी का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। एनसीपी का खुद ही प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसके अलावा और भी कई तरह की ऐसी पेचीदगियां हैं जिनकी वजह से ये जो एक तीसरे मोर्चे की राह है वो सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है कि शरद पवार ये चाहते हैं कि एक ऐसा धड़ा बनाया जाए जो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अगले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने का प्रयास करें। क्योंकि सब लोग जानते हैं ये बात, जिन दलों के नाम मैंने लिए वो सारे दल ये जानते हैं कि अब उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को अकेले अपने दम पर हटा सकें। कांग्रेस ये काम करके देख चुकी है, 2019 में वो बुरी तरह से विफल रही। ऐसे में अगर शरद पवार अभी से लगभग, जबकि लोकसभा चुनाव में 3 साल से भी अधिक का समय बाकी है, तो अगर तीसरे मोर्चे की मुहिम शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस भी इसका पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाए। और इसके बहाने शरद पवार ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर फेस आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर थर्ड फ्रंट में कांग्रेस आती है तो फिर थर्ड फ्रंट अपना नेता अलग से चुन सकता है।
बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि थर्ड फ्रंट फिर दूसरा फ्रंट ही हो जाएगा। यानी कि बीजेपी के सामने थर्ड फ्रंट जब तैयार होगा और कांग्रेस को लगेगा कि अकेले उसके कुछ बस की नहीं है, तो वो फिर थर्ड फ्रंट में मर्ज हो सकती है और फिर बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में होगा ये कि पीएम फेस के लिए फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का मुंह नहीं तकना पड़ेगा इन नेताओं को। हो सकता है कि शरद पवार की भी इच्छा जागृत हुई हो कि यार मैं अगर नरेंद्र मोदी के साथ मिल गया होता तो शायद मुझे उपराष्ट्रपति वगैरह बनवा दिया होता, लेकिन उस समय तो नरेंद्र मोदी की तो ऑफ़र इन्होंने ठुकरा दी थी। बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी शरद पवार से, और शरद पवार से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें और हम आगे काम करेंगे तो बढ़िया काम होगा महाराष्ट्र में। लेकिन शरद पवार ने ये कहकर मोदी को इनकार कर दिया था कि नहीं साहब, आपकी और हमारी विचारधारा अलग है, हमारी पटरी मेल नहीं खाएगी। तो हो सकता है कि अब शरद पवार के मन में ये इच्छा जागी हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और अब ममता बनर्जी भी बड़ी वीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ममता बनर्जी की लोकसभा में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो 2014 में थी। तो अब ममता बनर्जी और शरद पवार के अलावा कोई ऐसा फेस देश में बचता नहीं है जिस पर बाकी दल पीएम फेस के लिए सहमत हो सकें। तो अब उन्होंने आखिर में ये ब्लफ फेंक दिया है कि हम तीसरे मोर्चे की मुहिम तेज करेंगे। लेकिन इसके पीछे उनका महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो इनसिक्योरिटी है कि सरकार कमज़ोर है, सरकार वहाँ की कभी भी जा सकती है, ये सबसे बड़ा फोकस है। और यही वजह है कि उनके मन में ये वीकनेस नज़र आ रही है कि अब अगर सरकार महाराष्ट्र की जाती है तो फिर हमारी राजनीति का क्या होगा। तो इसीलिए वो एक ऐसा फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सहारे वो अगले 3-4 साल चल सकें। वैसे शरद पवार साहब मेरे ख्याल में 85 के आसपास हो चुके होंगे। वो खुद कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं ये वही जानते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये देश अब इतने बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहेगा। देखते हैं शरद पवार साहब का जो ये टोटका है वो कितना कामयाब होता है। बहरहाल शरद पवार हैं, बड़े नेता हैं, और जब भी कुछ बात कहते हैं तो कम से कम हम मीडिया वाले उनकी बातों को बड़ी सीरियसली लेते हैं, भले ही जनता ना लेती हो। इस पर नज़र बनी रहेगी। देखते हैं शरद पवार साहब का तीसरा मोर्चा किस तरीके से रूप लेता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।